वेलकम बैक टू माय चैनल बाय डॉक्टर नेहा मालविया। आज हम करेंगे चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो क्लास 12th का चैप्टर है, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं और आते हैं एग्जाम में, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये इसका पहला लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी जो है साइंस विच डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। जो इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म का फिजिकल एनवायरनमेंट से, जिस साइंस के अंडर में हम पढ़ते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। टर्म इकोलॉजी किसने दिया था? हेकल ने दिया था। फादर ऑफ इकोलॉजी इज रिटर, ठीक है। फादर ऑफ इकोलॉजी रिटर है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ठीक है। तो हेकल, रिटर एंड रामदेव मिश्रा, ये तीनों नाम याद रखिए। नेक्स्ट इकोलॉजिकल हायरार्की। हायरार्की टर्म कब यूज होती है? जब हम स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ बढ़ते हैं तो उसे हम हायरार्की कहते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म की हायरार्की देखी जाए तो ऑर्गेनिज्म की हायरार्की में स्मॉलर यूनिट क्या है? स्मॉलर यूनिट हायरार्की में सेल है। ऑर्गेनिज्म में सेल से बिगर यूनिट टिश्यू होगा, टिश्यू के बाद ऑर्गन होगा, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली इकोलॉजिकल हायरार्की में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ऑर्गेनिज्म, और लार्जेस्ट यूनिट क्या है? बायो। ऑर्गेनिज्म क्या है? बेसिक यूनिट है, सबसे छोटा एक इंडिविजुअल। ऑर्गेनिज्म है पॉपुलेशन। सेम ग्रुप, सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। इकोलॉजिकल कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज और पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग द सेम जोग्राफिकल एरिया। एक ही जोग्राफिकल एरिया में बहुत सारी स्पीशीज रह रही हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी कहेंगे, ठीक है। एक ग्रासलैंड है, उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज जो रह रही हैं उसे हम क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल कम्युनिटी कहेंगे। इकोसिस्टम कंपोज्ड ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट देमसेल्फ एंड विद फिजिकल एनवायरनमेंट। इसमें जो है बहुत सारी बायोलॉजिकल कम्युनिटीज एक साथ रहती हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि इंटरेक्शन किस तरह से मेनली होता है? इंटरेक्शन फूड की वजह से होता है। जैसे ग्रासलैंड का मैंने एग्जांपल लिया तो ग्रास को खाने वाला ग्रासहॉपर है, ग्रासहॉपर को खाने वाला फ्रॉग है। तो ये एक दूसरे से, एक चेन से इंटरेक्टेड है और ये फिजिकल भी इंटरेक्टेड है, फिजिकल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्टेड है कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सॉइल कैसी है, टेम्परेचर कैसा है। तो ये फिजिकल एनवायरनमेंट with the organism and the interaction within the organism, they are that is known as ecosystem, ठीक है। तो अगर हम एक ट्री इकोसिस्टम की बात करें तो ट्री किस पे डिपेंडेंट है? ट्री सनलाइट पे डिपेंडेंट है, वाटर कंटेंट पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा ट्री पे जितनी चिड़ियां हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्टेड हैं, उनमें इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। ट्री के लीव्स में फूड है जिसको वो खा रहे हैं। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन है एक बायोलॉजिकल कम्युनिटीज जो हैं किसी एक जोग्राफिकल एरिया में, और वो फिजिकल इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्टेड है और आपस में भी इंटरेक्टेड है, उसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इसमें इंटरेक्शन टर्म इंपॉर्टेंट है कि क्या किस तरह का इंटरेक्शन है उसमें। लैंडस्केप, unit of land having natural boundaries and mosaic of patches represent different ecosystem। अब एक लैंड है जिसमें बहुत सारे पैचेस ऑफ इकोसिस्टम हैं, उसे हम क्या कहेंगे? लैंडस्केप। जैसे एक जंगल है तो जंगल में ट्री इकोसिस्टम भी है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी है, पॉन्ड इकोसिस्टम भी है। तो ये क्या हो गया? लैंडस्केप। बायोम, regional unit having major vegetation and found several fauna and climatic zones। जैसे बायोम्स में टैगा, टुंड्रा बायोम्स हैं जहाँ पे मेजर वेजिटेशन सिमिलर है, मेजर फौना और फ्लोरा, फौना मीन्स एनिमल्स और मेजर फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन जो सिमिलर है, ऐसे रीजन्स को, बड़े रीजन को हम क्या कहेंगे? बायोम, ठीक है। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, वाई आर फ्लावर्स ब्लूमिंग एट नाइट आर व्हाइट इन कलर। अब जो फूल रात में खिलते हैं व्हाइट कलर के ही होते हैं। व्हाइट कलर जो होता है वो ज़्यादा विजिबल होता है नाइट में, जिससे कि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो सके और पॉलिनेशन कर सकें। हाउ हनी बी नोज
दैट फ्लावर्स हैज नेक्टर। हनी बी को कैसे पता चलता है कि फ्लावर में नेक्टर है सारे हनी बीज को? तो हनी बी में जो होते हैं कुछ बीज जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स की, वो सोसाइटी में रहते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के बीज होते हैं। एक होता है उसमें स्काउट बी, जिसे या कहते हैं वर्कर बी। ये वर्कर बी करता क्या है, ये वर्कर बी बहुत अलग अलग फूलों पे जाता है और चेक करता है कि उसमें नेक्टर है कि नहीं है। जब उसे लगता है कि उसे नेक्टर मिल गया, वहाँ पे नेक्टर है, तो वो वहाँ पर उस जगह पे जा करके वो 8 के डिजाइन में डांस करने लगता है। इस तरह से वो डांस करने लगता है, जिससे पता चल जाता है बाकी बीज को कि यहाँ पर नेक्टर प्रेजेंट है। अब ये 8 की डायरेक्शन कैसी होगी, नीचे से ऊपर की और 8 बन रहा है या ऊपर से नीचे की ओर 8 बन रहा है, ये डायरेक्शन भी बताती है, ये भी जो है वो डिस्टेंस बताती है कि कितने डिस्टेंस पे फूल मौजूद है। तो इस तरह से ये डांसिंग पैटर्न के थ्रू ये नेक्टर्स को खोजते हैं बाकी के और बीज। वाई कैक्टस है स्पाइन्स? अब कैक्टस जो है उसमें स्पाइन्स क्यों पाए जाते हैं? कैक्टस में स्पाइन्स क्यों पाए जाते हैं? कैक्टस जो होता है, देखा ही होगा सबने, उसका स्टेम फ्लैशी हो जाता है, जेरोफिटिक प्लांट है, ग्रीन होता है और उसमें वाटर स्टोर होता है, जिससे कि इसमें ट्रांसपिरेशन रेट कम हो, वाटर स्टोरेज ज़्यादा कर सके। स्पाइन्स जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं, इसके ऊपर जो कांटे होते हैं, जो लीव्स होती है वो स्पाइन्स पे चेंज हो जाती है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो और प्लस ये प्रोटेक्टिव होगा। अगर कोई ग्रेजिंग एनिमल है तो वो क्या खाना पसंद करेगा? वो सूखी सूखी घास खाना पसंद करेगा कि उसे मोटे मोटे तने दिखाई दे रहे हैं, मोटे मोटे स्टेम्स दिखाई दे रहे हैं ग्रीन ग्रीन, उसको खाना पसंद करेगा, तो वो उसकी तरफ ऑब्वियसली अट्रैक्ट होगा। तो जब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो जो स्पाइन्स होती हैं ये उसको प्रोटेक्ट करती हैं। एनवायरमेंट, जो सम टोटल ऑफ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है उसको हम एनवायरमेंट कहते हैं। और क्लाइमेट क्या है? जो टेम्पररी प्रॉपर्टी होती है एटमॉस्फेयर की एक प्लेस पे एक टाइम में, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। तो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स जो है अर्थ के, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्कटिक। तो ट्रॉपिकल जोन जैसे अर्थ है, तो यहाँ पे जो बीच में ये क्या होगा, यहाँ पे 0 डिग्री लेटीट्यूड है, तो ये होगा ट्रॉपिकल। ऊपर जाते जाते हैं तो लैटिट्यूड की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे अगर अराउंड 20 to 40 लैटिट्यूड के बीच में सब ट्रॉपिकल जोन, 40 to 60 लैटिट्यूड में टेम्परेट और 60 to 80 मतलब सबसे ऊपर 60 to 80 लैटिट्यूड पे आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन्स होते हैं। ठीक है। टेरेस्ट्रियल बायोम्स में टैंगा, टूड्रा, टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनमें इनको डिवाइड किया गया है बायोम्स को। ठीक है, इनके वेजिटेशन के बेसिस पे और इनके फ्लोरा एंड फौना के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि वेजिटेशन को, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लाइन जो छोटी सी है, ये जो 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, जो सॉइल कैसी होगी और वेजिटेशन कैसा होगा कहाँ का, वो डिपेंड करता है वहाँ के टेम्परेचर पे और प्रेसिपिटेशन पे। ठीक है, टेम्परेचर उस जगह का कैसा है और वहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, ये डिटरमाइन करती है वहाँ की वेजिटेशन को और सॉइल टाइप को। नेक्स्ट हेडिंग एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में 3 एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, क्लाइमेटिक, एडिफिक और टोपोग्राफिक। क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स में टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश एंड मॉइस्चर, एडिफिक में सॉइल फैक्टर और टोपोग्राफिक में माउंटेन का स्लोप कैसा है, रिवर साइड, ये टोपोग्राफिक फैक्टर्स में आते हैं। हैबिटेट, ऑर्गेनिज्म लिव कंफर्टेबली बाय यूजिंग रिसोर्सेज, वो उसका हैबिटेट है, जिस क्षेत्र में वो रहता है, जहाँ पे वो रहता है कंफर्टेबली, जहाँ पे उसको सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उसे अपना खाना मिल रहा है, उसे जगह मिल रही है रहने की, जहाँ पे वो रहते हैं, दैट वो उसका हैबिटेट है। इकोलॉजिकल निके इज ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का अपना इकोलॉजिकल निके होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग इकोलॉजिकल निके होता है।
वो क्या रिसोर्सेज यूज करता है, उसकी टॉलरेंस रेंज क्या है, उसका फंक्शनल रोल क्या है बायोम में, ठीक है। ये उसका हर ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजिकल निके होता है जो कि अलग होता है। दो डिफरेंट स्पीशीज का इकोलॉजिकल निके कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। एक स्पीशीज का इकोलॉजिकल निके सेम होता है, मतलब कि सब कुछ उसमें आ जाएगा, उसका फूड आ जाएगा, उसका शेल्टर आ जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, उस स्पीशीज की क्या क्या है, वो एक स्पीशीज का वो जो होता है वो डिफरेंट होता है बाकी स्पीशीज से। ये हो सकता है कि दो डिफरेंट स्पीशीज के इकोलॉजिकल निके में कुछ सिमिलैरिटीज हो, खाने में लेके हो सकता है सिमिलैरिटीज हो, या शेल्टर में लेके हो सकता है सिमिलैरिटीज हो, तो ओवरलैप हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली सेम नहीं होगा। ये एक स्पीशीज स्पेसिफिक ecological equivalent, two organism in different ecosystem having same functional role, ठीक है। अब दो ऑर्गेनिज्म हैं इकोलॉजिकल इक्वलेंट्स, दो डिफरेंट इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उनका काम वहां पर सेम है, तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल इक्वलेंट्स। जैसे कि आर्कटिक फॉक्स, अफ्रीकन जैकॉल, ये दोनों क्या है, स्कैवेंजर्स हैं। एक आर्टिक रीजन में प्रेजेंट है, ये जैकॉल जो है अफ्रीकन जैकॉल है, दोनों का काम स्कैवेंजिंग का है, तो ये क्या है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस। ग्रेजर्स नॉर्थ अमेरिका का हो या कैंगरू ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो, दोनों का काम ग्रेजिंग है, तो ये भी क्या है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस है। इकोलॉजिकल निके, फंक्शनल रोल ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, रेंज ऑफ टॉलरेंस, रिसोर्सेज यूटिलाइज, ये हर ऑर्गेनिज्म का अलग होगा। दो स्पीशीज के इकोलॉजिकल निके कभी भी एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। इंटेस्टाइन इज ऑल्सो यूनिक हैबिटेट ऑफ सेवरल स्पीशीज ऑफ माइक्रोबा। जो ह्यूमन इंटेस्टाइन है या कैटल के इंटेस्टाइन है, उसमें बहुत सारे स्पीशीज रहते हैं, तो ये उनका बहुत सारे माइक्रोब्स का हैबिटेट है। सीजनल वेरिएशन ऑफ अर्थ, जो अर्थ में सीजनल वेरिएशंस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, टिल्ट ऑन एक्सिस। जो अर्थ है वो उसका एक्सिस सीधा नहीं है, उसका एक्सिस ऐसे टिल्टेड है, जिस पे वो रिजॉल्व करती है, घूमती है, ठीक है। तो इस टिल्टेड एक्सिस के वजह से सीजन में, और जो रिजोल्यूशन हो रहा है, रिवॉल्यूशन हो रहा है, जो रिवॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से अर्थ में सीजन्स में वेरिएशंस आते हैं। नेक्स्ट, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। जो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, टेम्परेचर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एबायोटिक फैक्टर्स है। ये एंजाइम एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाई टेम्परेचर क्या करेगा, एंजाइम एक्टिविटी को डीनेचर कर देता है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन्स ही है, तो प्रोटीन्स के जो बीच में जो बॉन्डिंग्स बनती हैं, प्रोटीन्स के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं, सल्फर सल्फर बॉन्ड बनता है, वॉन्डरवॉल्स बॉन्ड्स बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, ये आप लोग ने पढ़ा होगा प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो एंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं, उनमें भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो टेम्परेचर के वजह से ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं अगर हाई टेम्परेचर होगा, जिससे कि एंजाइम का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है और वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। होम्योस्टैसिस, प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ इंटरनल कंडीशन, जो इंटरनल कंडीशन को रेगुलेट करना होता है उसे कहते हैं होम्योस्टैसिस। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस में 37 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस पूरे टाइम होता है, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम हमेशा बॉडी टेम्परेचर यही रहता है। तो मतलब ह्यूमन बीइंग होम्योस्टैसिस मेंटेन करती है। इन विंटर्स शिवरिंग करके ह्यूमन बॉडी जो है वो एनर्जी को रिटेन करती है, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहे। समर में स्वेटिंग करके मेंटेन करती है, और होम्योस्टैसिस को ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं। तो इस बेसिस पे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, होम्योस्टैसिस मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है।
पहला है एंडोडर्म्स और वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मिक कहते हैं जिसे, और दूसरा है एक्टोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड और जिसे या पोइकिलोथर्मिक कहते हैं। ये नेम जो होम्योथर्मिक और पोइकिलोथर्मिक, ये नेम याद रखिएगा। होम्योथर्मिक मतलब होम्योस्टैसिस मेंटेन होती है और इसमें होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं होती है। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है और ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इन एनिमल्स का, जो मैमल्स नहीं है, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, इनका टेम्परेचर जो होता है वो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये ग्राफ यही शो कर रहा है कि ये टेम्परेचर इसमें मेंटेन है और इसमें टेम्परेचर वेरी कर रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक है। यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल एनिमल्स। यूरीथर्मल जो होते हैं, जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकें उसे यूरीथर्मल कहते हैं, और स्टीनोथर्मल जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करें, इससे बहुत ज़्यादा अगर हाई हो जाए तो वो मर जाएंगे, उन्हें हम स्टीनोथर्मल कहते हैं। शो रिड्यूस टेम्परेचर सेंसिटिविटी, टेम्परेचर से इसकी सेंसिटिविटी कम होती है इसलिए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, और इनकी सेंसिटिविटी टेम्परेचर में ज़्यादा होती है, टेम्परेचर के लिए ज़्यादा होती है, इसलिए स्टीनोथर्मल होते हैं। मैंगो ट्री डू नॉट और कैनॉट ग्रो इन द टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा, जर्मनी, क्योंकि इसे हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए यहाँ ग्रो नहीं कर सकते। स्नो लेपर्ड है वो केरला में नहीं पाया जाएगा। ट्यूना फिश रेयरली caught beyond tropical latitude in the ocean, ट्रॉपिकल ओशन में ये नहीं पाई जाएगी। तो इन एनिमल्स का अपना एक, ये क्या है, स्टीनोथर्मल है, इन एनिमल्स का अपना एक टेम्परेचर रेंज है जिसमें ही ये सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर दैट इज वाटर प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो हैवली डिपेंडेंट ऑन वाटर। ठीक है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वाटर पे डिपेंडेंट होती है। सैलिनिटी टॉलरेंस रेंज, अगर ज़्यादा सैलाइन एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं ब्रॉड रेंज में तो उसे हम कहते हैं यूरी हैलाइन। अगर जो कम वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी में सर्वाइव कर सकें उसे हम कहते हैं स्टीनोसैलाइन। स्टीनोसैलाइन टिपिकली लिव इन ओपन ओशंस और यूरीथैलाइन कोस्टल वाटर में जहाँ पर वेरिएशन होता है सैलिनिटी का, एस्चुरीज में, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। सैलिनिटी का प्रोपोर्शन डिफरेंट रीजन्स में कैसे होता है, जैसे इनलैंड वाटर है वहाँ पर 5 ppm से कम होता है, सी वाटर में 30 to 35 ppm। ठीक है, हाइपर सैलाइन लेगून्स में कंसेंट्रेशन ज़्यादा होता है, 100 ppm होता है इनका सैलिनिटी। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स cannot survive in sea water and vice versa due to osmotic problems। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं ये स्टीनोहैलाइन होते हैं, कम रेंज ऑफ सैलिनिटी में सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर इनको सी में डाल दिया जाए, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स को सी में डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये सर्वाइव नहीं करेंगे। या फिर सी वाले ऑर्गेनिजम्स को अगर फ्रेश वाटर में डाल दिया जाए तो ये भी सर्वाइव नहीं करेंगे क्योंकि उनका ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है ब्लड का वो उसके अकॉर्डिंग मेंटेन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर दैट इज लाइट। लाइट में फोटोसिंथेटिक रेंज लाइट की क्या है, 400 to 700 नैनोमीटर, जिसके बीच में जो विजुअल रेंज है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू लाइट में होती है। ठीक है, और रेड में भी होती है, लेकिन रेड और ब्लू में हम कंपेयर करें तो ब्लू में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस लोएस्ट होती है। ठीक है, लाइट इंपॉर्टेंट है फ्लावरिंग के लिए भी। एनिमल्स में फोटो पीरियड के लिए लाइट, उनमें भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक पीरियड होता है रात और दिन का, उसके लिए लाइट इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन, माइग्रेशन, फॉरेजिंग, ठीक है, खाने को तलाशना, इनके लिए लाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब वाटर बॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, कैसे वाटर बॉडीज पाई जाएंगी लाइट के बेसिस पे। जैसे हम जब अगर हम सी में देखें तो सी में जो सबसे
ऊपर का लेयर होगा वाटर, जहाँ पे कम होगा वहाँ पर लाइट ज़्यादा एंटर करेगी, वहाँ पे कौन से प्लांट्स पाए जाएंगे, नीचे लाइट कम हो जाएगी, और नीचे जाएंगे तो लाइट और कम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो छिछला पार्ट होता है, किनारे का पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं लिटोरल। ठीक है, तो लिटोरल रीजन में टेम्परेचर हाई होता है क्योंकि वहाँ लाइट प्रॉपरली जा रही है, टर्बिडिटी होगी, ये वेल लाइटेड जोन है और यहाँ पर रूटेड प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, छिछला है, कम पानी है, और यहाँ पर प्लांट्स ऐसे होंगे जो वहाँ की मिट्टी में जमे होंगे, रूटेड प्लांट्स होंगे। उसके नीचे होता है लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन में फ्लोटिंग प्लांट्स पाए जाते हैं। इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यूफोटिक एंड डिस्फोटिक। यूफोटिक में लाइट होती है जस्ट मोर देन कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट लास्ट ईयर में आपने पढ़ा है। कंपनसेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन रेट बराबर होते हैं, उसको हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। तो यूफोटिक वो वहाँ पे मतलब लिमिटेड जोन में यूफोटिक रेंज ऊपर वाली जो होगी वहाँ पर क्या होगा, कंपनसेशन पॉइंट के जस्ट ऊपर, जस्ट लाइट जस्ट मोर देन कंपनसेशन पॉइंट होती है। और यूफोटिक लेयर के नीचे होती है डिस्फोटिक, जहां पर लाइट जस्ट लेस देन कंपनसेशन पॉइंट होती है। ठीक है, प्लांट्स इसमें कैसे होंगे, फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे। उसके नीचे है प्रोफाउंड रीजन, जहां पर कोई लाइट एंटर नहीं करती है। जब लाइट एंटर नहीं करती है तो यहाँ पर कोई ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, केवल कंज्यूमर्स होंगे। सबसे नीचे जो बेड होता है दैट इज नोन एज बेंथिक लेयर, बेंथिक जोन, जहां पे भी लाइट एंटर नहीं करेगी। यहाँ पर कंज्यूमर्स होंगे और प्लस डिकम्पोजर्स भी होंगे। ठीक है, डिकम्पोजर्स प्रोफाउंड लेयर में भी होंगे, लेकिन बेंथिक लेयर में डिकम्पोजर्स ज्यादा होंगे। नेक्स्ट, क्रोमैटिक अडेप्टेशन। अब ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं ओशन के, उनमें किस तरह से पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। सबसे ऊपर जो लिटोरल जोन है, जो कि वेल इल्यूमिनेटेड जोन है, वहां पर एल्गीज पाई जाती हैं। कौन सी, ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी में पाया जाता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ठीक है, प्रोफाउंड रेंज में ऊपर की ओर ब्राउन एल्गी पाई जाएगी, जिसमें कि पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट ए और सी। और प्रोफाउंड में नीचे की ओर पाए जाएंगे, जहां लाइट एकदम एंटर नहीं कर रही है, रेड एल्गी, जिसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाएगा। ठीक है, और आर फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से इस एल्गी का कलर रेड होता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन कौन सा क्लोरोफिल पाया जा रहा है, ए सब में होगा, बी ब्राउन में, सी और रेड में डी एल्गी। ठीक है, रेड एल्गी आप देखिए, रेड एल्गी जो है ये इल्यूमिनेटेड जोन में भी पाई जाती है और ऐसी जगह पे भी जहाँ लाइट एंटर नहीं कर रही है वहाँ पे भी पाई जाती है। तो रेड एल्गी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, दोनों रीजन्स में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एबायोटिक फैक्टर दैट इज सॉइल। सॉइल क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक और एंड मिनरल्स का मिक्सचर है। सॉइल डिपेंड करता है क्लाइमेटिक जोन पे, वेदरिंग प्रोसेस पे एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सॉइल का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वेदरिंग किस तरह से हुई है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, सॉइल का कंपोजिशन क्या है, उसके ग्रेन साइज कैसे हैं, एग्रीगेशन मतलब ये लंप्स कैसा बनाती हैं, छोटा लंप बनाती हैं, बड़ा लंप बनाती हैं, परकोलेशन वाटर को ये एब्जॉर्ब करते हैं कि वाटर को ये है रिटेन नहीं करते हैं, परकोलेशन ज़्यादा है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ये इसकी प्रॉपर्टीज में आती हैं। स्टडी ऑफ सॉइल को हम क्या कहते हैं, पीडोलॉजी। अगर जोन्स देखें अर्थ में, हम सॉइल की जो जोन्स हैं
सबसे ऊपर की ओर होता है O, उसके बाद उसके नीचे A जोन होता है, उसके बाद B जोन होता है, उसके बाद C जोन होता है और सबसे नीचे रॉक जोन जो होता है जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्टाइल जोन जो होता है वो होता है O जोन। ठीक है, O जोन पे ही हम प्लांटेशन करते हैं, यही फर्टाइल जोन होता है O जोन। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर ग्रेन के साइज, सॉइल ग्रेन की साइज अगर छोटी छोटी है, अगर छोटी छोटी ग्रेन साइज है तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। कोई भी छोटा पार्टिकल होता है सेम वॉल्यूम में देखें तो उसका सरफेस एरिया बड़े वाले के कंपैरिजन में, अगर मान लीजिए कि एक बड़ी बॉल है और इतने ही वॉल्यूम में छोटी छोटी बॉल्स हैं, वॉल्यूम सेम है लेकिन एक बड़ी बॉल है और एक छोटी छोटी बॉल्स है सेम वॉल्यूम में, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? इसमें सरफेस एरिया तो केवल ये होगा और इसमें सरफेस एरिया, इन सारों का सरफेस एरिया जुड़ जाएगा तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। इसी तरह सॉइल में भी जिनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? जिनकी साइज छोटी होगी। जब साइज छोटी होगी, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ये वाटर को ज्यादा होल्ड कर पाएंगी, तो उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। और जो पार्टिकल्स बड़े हैं, ठीक है, सैंड के जैसे बड़े पार्टिकल्स हैं, तो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। पीडोजेनेसिस, सॉइल के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? पीडोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, पीडो टर्म सॉइल के लिए है तो सॉइल फॉर्मेशन को कहते हैं पीडोजेनेसिस। सबसे पहला वेदरिंग। वेदरिंग कैसे होती है? वेदरिंग जो होती है किसको कहते हैं हम? रॉक्स का टूटना, दैट इज नोन एज वेदरिंग। रॉक्स का टूटना 3 मीन से हो सकता है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रॉक्स थोड़े से एक्सपैंड करेंगे, टेम्परेचर कम होगा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बहुत सालों तक जब इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन और इस तरह का एक्सपेंशन होता है तो धीमे धीमे ये रॉक्स टूट जाते हैं, इसे बहुत साल लगते हैं। केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग जो होती है, जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं रॉक्स में उनके रिएक्शन से, एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट गैसेस हैं उनमें, उनके रिएक्शन से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू केमिकल वेदरिंग होती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग, जब रॉक्स पे कोई प्लांट उग गया, ठीक है, कोई प्लांट उग जाता है अगर, तो उसके जो रूट्स होते हैं वो अंदर जाते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से क्रैक्स हो जाते हैं रॉक्स में और इसकी वजह से बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। लाइकेंस जो होते हैं, लाइकेंस विच इज एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी, पढ़ाया आपने, ये इनमें नीचे की ओर क्या होते हैं, राइजोइड्स जो होते हैं ये केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है, ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं, इन एसिड्स के वजह से ये रॉक्स भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का ऐड होना सॉइल में ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस डार्क एमोर्फस न्यूट्रिएंट रिच स्लाइटली एसिडिक सब्सटेंस है जो बनता है बाय डिकम्पोजर्स और ये एग्रीगेट हो जाता है सॉइल के चारों ओर। ये जो होते हैं सॉइल के चारों ओर ये जो होता है, जैसे अगर ये सॉइल पार्टिकल है इसके चारों ओर ह्यूमस जो है वो इस तरह से एग्रीगेट हो जाता है, ठीक है। जब ह्यूमस एग्रीगेट हो जाता है तो सरफेस एरिया सॉइल का बढ़ा देता है जिसके वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। इल्यूविएशन, इल्यूविएशन मीन्स मिनरल्स का मूवमेंट टॉप लेयर से डाउन लेयर में होता है तो इसे हम कहते हैं इल्यूविएशन, ठीक है। और दूसरा है इल्यूशन। इल्यूशन क्या होता है? अब ये जो ऊपर से मूवमेंट हो रहा है मिनरल्स का, टॉप लेयर से नीचे की ओर जो मूवमेंट हो रहा है तो मिनरल्स क्या हो रहे हैं, नीचे डिपॉजिट हो रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इल्यूशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल में साइज के बेसिस पे नेम्स हैं। ग्रेवल जिसकी साइज 2
मिलीमीटर से ज़्यादा है, ग्रेवल बड़े बड़े होते हैं, सैंड उससे छोटा होता है, साइज 2 to 0.02 मिलीमीटर, सिल्क थोड़ा उससे और छोटा हो गया जिसकी रेंज ये होगी, और क्ले सबसे छोटा होगा जिसका साइज 0.002 मिलीमीटर होगा, ठीक है, या इससे कम होगा। तो जिसकी साइज बड़ी होगी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। अब इसमें क्ले और सैंड को अगर कंपेयर किया जाए तो सैंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी और क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि साइज छोटी है, ज़्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, अब इसके बाद का टॉपिक है रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, पूरा वॉच करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी मदद मिल सके। ओके, थैंक यू, टेक केयर।